हमारा सेकंड चैप्टर है कृतिका का जॉर्ज पंचम की नाक। इसके कवि हैं कमलेश्वर जी। बेसिकली इस चैप्टर में क्या दिया है कि एक इंग्लैंड की रानी है जो कि अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर निकलती है, मतलब विज़िट पर निकलती है। तो किस तरीके से हिंदुस्तान में तैयारियां होती हैं इंग्लैंड की रानी के स्वागत के लिए। और पूरी स्टोरी में एक चीज़ मेन रही है, वो है जॉर्ज पंचम की नाक। वो क्या है कि दिल्ली में एक स्टैचू है जॉर्ज पंचम। उस स्टैचू की जो नाक है वो गुम गई है, वो खो गई है। तो उस स्टैचू की नाक को लगाने के लिए किस तरीके से प्रयास होते हैं, अफसर और बहुत सारे लोग किस तरीके से काम करते हैं उस एक नाक को उस स्टैचू पे लगाने के लिए, ये सारा सब कुछ इसमें एक ड्रामा दिया हुआ है पूरी स्टोरी में, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड की रानी होती है जिसका नाम होता है एंजेला बोथ द्वितीय। वह अपने पति के साथ आ रही होती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर। लंदन के अखबारों में खबरें छपती हैं कि किस तरीके से शाही दौरे के लिए तैयारियां चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं रानी के दर्जी, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि किस तरीके से रानी कपड़े पहनेंगी ट्रेडिशन और कल्चर के हिसाब से। तो इस वजह से जो रानी का दर्जी होता है, टेलर होता है, वो परेशान रहता है। तो ये सारी खबरें जो होती हैं वो लंदन के अखबार में छप रही होती हैं, लेकिन उसका असर पड़ रहा होता है हिंदुस्तान तक। तो हिंदुस्तान के अखबार वाले कहाँ पीछे छूटने वाले थे, उन्होंने भी सब कुछ लिखा। हिंदुस्तान के अखबार में भी सब कुछ छपा। एंजेला बोथ की पूरी जन्म पत्री छप गई थी। प्रिंस फिलिप्स के बारे में भी बताया गया। रानी के नौकरों, बावर्ची, खानसामों और अंगरक्षकों, मतलब कि बॉडीगार्ड्स के बारे में भी पूरी जानकारियाँ लिखी गईं। यहाँ तक कि रानी के कुत्ते के बारे में भी सारी खबरें छापी गईं। हिंदुस्तान के अखबारों में बहुत ज़्यादा धूम थी, शोर शराबा था, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। लोग सोच रहे थे कि इंग्लैंड की रानी आ रही है तो दिल्ली में बहुत कुछ होना चाहिए। तो देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट हो गई, मतलब कि वहाँ पर पुताई, सफाई, सड़कें बिल्कुल साफ़ कर दी गई, रंगाई पुताई सब कुछ अच्छी तरीके से करा गया, जिसकी वजह से दिल्ली की पूरी कायापलट हो गई। लेकिन अब आती है एक मुश्किल की बात। होता क्या है कि जो जॉर्ज पंचम है, उनकी जो नाक है, जॉर्ज पंचम का जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसकी जो नाक है वो टूटकर कहीं घूम गई है। तो अखबारों में छपता है दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। ठीक है, अभी क्या होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जितने भी अफसर होते हैं वो एक मीटिंग बुलाते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, ऐसा अफसर बोलते हैं। आगे क्या होता है, एक मूर्तिकार को हुक्म दिया जाता है फ़ौरन दिल्ली आने का। मूर्तिकार को बुला के बोला जाता है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार बोलता है नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। हुक्काम मतलब कि जितने भी अफसर थे उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ ताका और ये चीज़ पता करने की कोशिश की कि ये जो नाक है, मूर्ति की जो नाक है, उसके लिए जो पत्थर था वो कहाँ से लाया गया था। तो क्लर्क को फ़ोन किया गया, उसने सारी फाइलें खंगाली और बाद में कॉल करके बोला कि फ़ाइलें सब हजम कर चुकी हैं, मतलब कि फ़ाइलें भी खो चुकी हैं। आगे क्या होता है कि अफसर होते हैं, वह बोलते हैं पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। तो अब आगे क्या होता है कि मूर्तिकार बोलता है कोई बात नहीं, पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। होता क्या है अब कि जो मूर्तिकार है वो दौरे पर निकल जाता है
और हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डालता है, उस किस्म का पत्थर नहीं मिलता है और कहता है आखिर में कि यह पत्थर विदेशी है। अफसर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आगे क्या होता है? आगे मूर्तिकार बोलता है, एक और बात, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों तक ना पहुँचे। ठीक है, तो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं मीटिंग रूम के और मूर्तिकार बोलता है, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए, ऐसा बोलता है मूर्तिकार। तो थोड़ी देर जो वहाँ के अफसर हैं वो थोड़ा सोचते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं मूर्तिकार से, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब फिर मूर्तिकार जो है वो दौरे पर निकल पड़ता है नाक का नाप लेकर। तो सबसे पहले मूर्तिकार दिल्ली जाता है, दिल्ली से बम्बई जाता है। वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं, दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, उन सब की मूर्तियों का नाप लेता है, लेकिन किसी से भी मैच नहीं होती। उसके बाद वो निकल जाता है गुजरात की ओर। वहाँ पर गांधी जी की मूर्ति, सरदार पटेल की मूर्ति, महादेव देसाई की मूर्तियों सबको परखता है। वहाँ पर भी उसे नाप नहीं मिलता है। फिर वो निकलता है बंगाल की ओर। वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, उन सब की मूर्तियों के नाप देखता है। वहाँ पर भी काम नहीं बनता है। फिर वो निकलता है बिहार की तरफ। बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इन सब की मूर्तियों का नाप लेता है, लेकिन यहाँ पर भी काम नहीं बनता है। उसके बाद निकलता है घबराहट में मद्रास, फिर वहाँ से केरल, केरल से पंजाब, और कहीं पर भी मूर्ति की नाक का जो नाप है वो किसी से मैच नहीं करता है। तो आखिर में वह दिल्ली पहुँचता है और बताता है, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। मतलब कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो काफ़ी छोटी है। जितनी ही मूर्तियाँ मैंने अब तक देखी उन सब की नाक बड़ी है, ऐसा मूर्तिकार अफसरों से बोलता है। तो अफसर ये सुनकर काफ़ी हताश हो जाते हैं। उसके बाद मूर्तिकार बोलता है, सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ बिहार की तरफ स्थापित की गई हैं। हो सकता है कि बच्चे की नाक में फिट बैठ जाए। यह सोचकर वह वहाँ पर पहुँचता है और बच्ची की नाक से जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेता है, लेकिन दोबारा से जॉर्ज पंचम की नाक छोटी निकलती है बच्चे की नाक से भी। तो अब सब बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। तो अब फिर मूर्तिकार अपनी एक नई योजना पेश करता है और कहता है, चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, लेकिन मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, ऐसा बोलता है मूर्तिकार। तो पूरे रूम में सन्नाटा तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो बाद में मूर्तिकार अचकाकर बोलता है, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। तो अब थोड़ी देर बाद कानाफूसी होती है आपस में, अफसरों के बीच में, और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी जाती है। दूसरे दिन अखबारों में छपता है कि नाक का मसला हल हो गया है, क्योंकि ये सीक्रेट बात थी और ये बात फैलनी नहीं चाहिए थी, इसलिए अखबार में सिर्फ इतना ही छापते हैं कि नाक का मसला हल हो गया है और नाक लग जाएगी, बात ख़त्म। ठीक है। तो
जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगा दी गई दूसरे दिन। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी कि उस दिन कहीं भी उद्घाटन नहीं हुए, कोई फीता नहीं कटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी का भी अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया, किसी भी हवाई अड्डे और स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं था। सब अखबार खाली थे और यहीं पर ही स्टोरी ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके हमें आंसर किस तरह से देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर हम लिखेंगे, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वह आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वह नहीं चाहते थे कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वह उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते थे। इस पाठ में अदिति देवो भव की परंपरा पर भी प्रसन्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अदिति का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी एंजिला वेद के दर्जी के परेशानी का कारण क्या था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर है, दर्जी रानी एंजिला वेद के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल के दौरा करेगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था, जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? हमें बताना है कि किस किस तरीके के प्रयत्न किए गए होंगे, मतलब कि अपने मन से लिखना है। आप अपने मन से इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई रानी दिल्ली आती है, विदेश से कोई रानी दिल्ली आती है, तो हम दिल्ली में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां चली होंगी। तो आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसके ऊपर हमें आंसर करने, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उनके ऊपर हमें आंसर करने हैं। क, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? ख, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो हम का आंसर पहले देते हैं कि किस प्रकार पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता मतलब कि जिसमें पहनावे और खान पान वाली आदतों के बारे में लिखा होता है, जो कि बड़ी हस्तियां होती हैं, जो सुपरस्टार्स होते हैं, उनके बारे में, जो मैगजीन्स में छपा हुआ होता है उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके लिए हमें आंसर करना है कि इस आपके विचार रखने हैं बेसिकली इसमें। तो आप इसे अपने मन से लिख सकते हो आंसर को। ठीक है, तो हम आंसर कर सकते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है।
इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि इनको हम पॉइंट्स में लिखा गया है, पॉइंट्स में लिखते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स हम पॉइंट्स में ही दें। तो पहला पॉइंट है, इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। दूसरा, पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं हैं, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं जो पत्रों में छा जाते हैं। खा वाला क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन था कि इस तरीके की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जाने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। आने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। बस इसको एक बार रीड कर लो और फिर अपने मन से लिखो कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो मैगजीन्स आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं, उनके बारे में आपकी क्या विचार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो बताना है आंसर क्या है। लिख सकते हैं हम, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाईं, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर के खानों का दौर किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काट कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। ठीक है, तो जो जो काम किया था मूर्तिकार ने वो सब हम लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। तो मतलब जो हमारे सिस्टम पर जो लिखी हुई बातें हैं जो कि हमारी बुक में ही दी हुई हैं, हमें वो लिखनी है केवल। ठीक है, तो छांट कर लिखी गई हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी थी, आप वो भी लिख सकते हैं। तो पहला है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। तीसरा, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, इसका मतलब ये है कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई थी दिल्ली के इंडिया गेट पर, उस जगह काफ़ी हाई सिक्योरिटी थी उस मूर्ति के लिए, लेकिन हाई सिक्योरिटी के बावजूद वो जो नाक थी वो खो गई। ठीक है, तो इस वजह से लिखा गया है कि गश्त लगती है। जो वहाँ के पहरेदार हैं वो गश्त करते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मूर्ति की नाक है वो चोरी हो गई या खो गई। 4th वाला है, देश के खेर ख्वाबों की मीटिंग बुलाई गई। 5th है, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। इस तरीके से आप आंसर्स कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। मतलब बताया है कि नाक का कंपेयर करा गया है अपनी इज्जत से, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा से। तो ये जो पूरी स्टोरी बताई गई है, कहानी बताई गई है, इसमें ये चीज़ ना बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। ठीक है, उभार कर बताई गई है, तो आप उसके बारे में लिखना है थोड़ा सा। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचारक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया।
रानी एंजिलावेद के आगमन के सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराज़गी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था, उसकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी, उनकी मूर्ति पर पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चे से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बैठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? आंसर लिखेंगे, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल कर पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपाया गया। इसमें थोड़े टफ हिंदी के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। अगर आप चाहें तो उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको कि डिट्टो जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा ही आप लिखोगे, अपनी ही लैंग्वेज में इसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? आंसर है, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है, राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर करेंगे हम, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं, गुलाबी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभाएं हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छप सका, ठीक है। जब कुछ था ही नहीं, जब कुछ इवेंट हुए ही नहीं थे उस दिन, तो फिर अखबार वाले क्या छापेंगे, ठीक है। तो बस यही था। तो इसी तरीके के ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 80% क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक में से ही पूछे जाते हैं। तो फिर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हैं ना, आप उनके आंसर्स लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, और उसमें से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 बार आप पढ़ोगे आप तो आपके दिमाग में छप जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़, ठीक है। तो ये 2nd चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर देखेंगे और वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हमारी कृतिका बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज़ कीर्ति मोनिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।